नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज वैसे दिन तो स्टैटिस्टिक्स का है, अंकों का है, लेकिन आज हम एक उसी तरह का एक कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं। ये जो हफ्ता गुजर गया है उसमें पार्लियामेंट चली और पार्लियामेंट में जो सबसे मुख्य दो एक्टिविटी हुई, एक एक्टिविटी हुई राहुल गांधी का भाषण और दूसरी एक्टिविटी हुई नरेंद्र मोदी जी का के दो भाषण। एक लोकसभा में उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया, फिर एक करीब 100 मिनट का भाषण उन्होंने राज्यसभा में दिया दूसरे दिन। और जैसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी के भाषण का वो जवाब थे। भाषण के बारे में हम लोग अलग से चर्चा कर चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं, लाइव में भी बहुत बातचीत हो गई है। बस एक चीज कह के आगे चलूंगा, जो ये बात बार बार हिंडनबर्ग से शुरू हो रही है और राहुल गांधी के और मोदी जी के भाषण से हो रही है, कि अभी भी बात हिंडनबर्ग की या जो मोदी जी कह रहे हैं उनके इंटेंट की कर रहे हैं कि ऐसे कहा, जोर से कहा, धीरे कहा, मतलब कैपिटल लेटर्स में कहा, इस भाषा में कहा, उसमें कंटेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। हिंडनबर्ग ने के रिपोर्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या सवाल उठे हैं, उस पर टोटल सन्नाटा है। राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी आपके साथ अडानी किस किस यात्रा में गए, उस यात्रा के में बाद वो जो उन्होंने 4 प्रश्न उठाए हैं, उस यात्रा जब आप गए तो उसके बाद वो कहां गए, क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस पर बातचीत नहीं, उनके सारे इंटेंट पे हो रही है। वो क्या किए, भारत जोड़ो यात्रा है, वो किए, घर से है, सो रहे होंगे, जग रहे होंगे, जो प्रधानमंत्री जी की एक टिपिकल स्टाइल है। मैं आज 4-5 पैरामीटर्स पे आपके साथ जरा इस कंपैरिजन को कर लूं। जहां तक दोनों भाषण की बात है वो अब आपके ऊपर है, क्योंकि अब आजकल ये भी हो गया है कि आप जिस खेमे में उस हिसाब से आपको चश्मे का नंबर लग जाएगा और आप उसी भाषण को अच्छा समझेंगे। तो सबसे पहले जो मोदी जी का जिसमें सबसे पारंगत हैं और वो जो उनकी सबसे स्ट्रेंथ है और जो पिछले 9 वर्षों में भारत ने और गुजरात ने पिछले 20 वर्षों में जो एक स्पेशलाइजेशन हो गया है, जो एक सिग्नेचर स्टाइल हो गई, वो इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट को कितना बड़ा कर सकते हैं, मतलब वो हमारे आज हम लखनऊ में भी एक ग्लोबल समिट हो रही है, इन्वेस्टर समिट है, फिर G20 है। आके लखनऊ में देख लीजिए, गमले पूरे, मतलब गमले ही नए नए गमले ला के रख दिए गए हैं। परसों बेचारा एक आदमी भी पकड़ा गया, वो 60 गमले चुरा रहा था। पिछली बार के गमले कहाँ गए नहीं मालूम, वो एक कुछ चल रहा है। तो इवेंट, वो कहीं का भी इवेंट। अब जब इवेंट की हम लोग बात करते हैं तो 2 इवेंट में, क्योंकि वो मोदी जी ने खुद कहा, मैं उन्हीं ये 2 इवेंट को कंपेयर कर दे रहा हूं आपके सामने। मोदी जी ने परसों भाषण में कहा कि एक तय, और वो भारत जोड़ो यात्रा से कंपेयर कर रहे थे कि एक कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक उन्होंने भी एक एकता यात्रा की थी। और फिर उन्होंने कहा कि हालांकि इस पे भी बहुत से लोगों को वो था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का ये माँ का दूध पिया और पिता का दूध पिया और किसका दूध पिया, ये सब कहने का पार्लियामेंट में ये वॉज नॉट द राइट प्लेस टू, और खास करके प्रधानमंत्री के मुंह से ये बहुत उचित शब्द नहीं लग रहे थे। लेकिन जो है तो है। ये भाषण जरा सुन लीजिए कि ओरिजिनल भाषण उन्होंने 92 में जिसकी वो वाहवाही करना चाह रहे थे, वो क्या था। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। अब ये बात ये थी कि एक मुरली मनोहर जोशी जी उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे 91 दिसंबर में जब ये यात्रा शुरू हुई, और उसको 26 जनवरी 1992 में उस यात्रा में, वो करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा थी, बस द्वारा और कार द्वारा और इन सब के द्वारा, बाद में वो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी चली थी उसका कुछ पोर्शन। और इसका हाई पॉइंट था, मतलब जो इसका जैसे कल्मिनेट होना था, वो था कि लाल चौक में झंडारोहण किया जाएगा। अब एक्चुअल क्या हुआ, ये बहुत सी रिपोर्ट है, आप खुद गूगल कर लेंगे आपको हो जाएगा। आप पुराने किसी व्यक्ति से पूछ लेंगे, वो पता लग जाएगा। कश्मीर में बहुत से लोग इसके आई विटनेस हैं, लेकिन वो ऑफ द कैमरा तो कहने को तैयार हैं, लेकिन आजकल के जैसा माहौल है वो ऑन कैमरा इस बात पे कहने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं
ऑलरेडी जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है मैं उसको साथ में लगा दे रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप अलग से चाहिए तो अलग से गूगल करके देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हुई थी और मैं किस लिए इन इवेंट्स को वो कर रहा हूं। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि जो झंडारोहण कार्यक्रम था, जो हाई पॉइंट ऑफ दिस वो याद था, उसका कहना है इट वाज अ डैम्प स्क्विब, फुस पटाखा निकला और बीजेपी के इस एक्शन से आतंकवाद को बढ़ावा मिला। इट गॉट अ बूस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्शन ऑफ बीजेपी। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। दूसरा, ये जो सब लोग मां का दूध पी के वहां गए थे, ये पुलिस से घिरे हुए किस तरह से जल्दी जल्दी बख्तरबंद गाड़ी में पहुंचे लाल चौक पे, फिर गाड़ी से निकल के किस तरह से इन्होंने वो जो झंडा लेके चले थे कि इसी झंडे को लगाएंगे, वो झंडे का पोल टूट गया, फिर अधिकारियों ने वहां दूसरा झंडा दिया, वो सब लगाए और ये जो टोटल सेरेमनी थी, ये जो टोटल ये वहां रहे मां का दूध पी के, वो 12 मिनट का था। इट वॉज अ 12 मिनट सेरेमनी। 12 मिनट का मतलब समझ गए ना। मेरे ख्याल में 12 मिनट से बहुत मजा नहीं आ रहा है। वो था 720 सेकेंड, वो मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक है। He was there for 720 सेकेंड, 720 सेकेंड तक ये जो मां का दूध पी के सब लोग वहां 720 सेकेंड तक रहे। खैर, और एक और चीज इसी रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, सारा कुछ इस इंडिया टुडे की रिपोर्ट में है। ये रात में एयरपोर्ट के पास जो बीएसएफ का मेस था वहां रुके थे, हेलीकॉप्टर से उड़ के आए थे जम्मू से, वहां ये गए थे और ज्यादातर जो वॉलंटियर्स थे, जो ये बार बार मुरली मनोहर जोशी लगातार कह रहे थे कि हमारे वॉलंटियर्स की तादाद आतंकवादियों की गोलियों से ज्यादा होगी, वो आप इस रिपोर्ट में पढ़ लीजिए वहां कितने वॉलंटियर थे और फोटो देख लीजिए कितने वॉलंटियर्स वहां दिखाई दे रहे हैं। अटल जी, अडवाणी जी, विजय राजे सिंधिया जी, ये सब लोग जम्मू में रुक गए थे, बाकी ये लोग उड़ के पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से। और एक चीज और जो इसने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू में कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई थी, जम्मू में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कोई अनऑफिशियल रिकॉर्डेड कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ था, इत्यादि इत्यादि। और जो सबसे मुख्य बात है वो इस रिपोर्ट के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं कि यात्रा यूनाइटेड स्कैटर्ड मिलिटेंट ग्रुप, जो बिखरे हुए मिलिटेंट ग्रुप थे, इस यात्रा ने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया। और ये केंद्रीय सरकार की सबसे बड़ी गलती भी इसको ऐसा नहीं कर सकती थी जो बीजेपी की इस यात्रा ने किया था, ये रिपोर्ट कह रही है। और उसके बाद ही आतंकवादियों का वो संगठन ऑपरेशन स्नो स्टॉर्म इसी की परिणति थी, इस पे कोई बात नहीं करता है। इसके अगेंस्ट अब भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप सब खूब वो पढ़ चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं। भारत जोड़ो यात्रा जिस ढंग से हुई, लाल किले पे जिस तरह से तिरंगा फहराया गया, जितनी देर रहे, लोगों का कहना है बर्फ, उन्होंने उसमें बर्फ खेला, खैर ये सब वो आपके सामने है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस यात्रा का आप विवरण देख लीजिएगा। अब दूसरी बात आती है इवेंट के बाद इमेज। एक तरफ आप इमेज देखते हैं, गर्मी में मतलब जून में भी एक बढ़िया शॉल, कशीदाकारी किया हुआ, कढ़ाई किया हुआ, एक टोपी दूसरे तरह की, चश्मा तीसरे तरह का, मतलब वो हर इवेंट के लिए वो चेंज होता है। और उस इमेज में दो चीजें थी, और मैं इसलिए ये बोल रहा हूं पप्पू वर्सेस राजधर्म, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं। पप्पू बनाने पे क्या हुआ, कितना खर्च किया था, अब तो साफ साफ आ रहा है कि पप्पू बनाने पे कितने हजारों करोड़ खर्च किए थे। और पप्पू बनाने का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट बोला जाता था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो ओरिजिनली किस पप्पू का वो था, मतलब जो ओरिजिनल जो पप्पू ये कह रहा था वो एडिट कर दिया जाता है, तो वो ओरिजिनल पप्पू की भी बात जरा आप अपने आप ही देख लीजिएगा। और जो 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 बात हरदम रही और उसको बहुत नहीं पब्लिक डोमेन में आई, वो राजधर्म की बात थी। इस देश के जो सबसे प्रतिष्ठित, सबसे मतलब बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स में जो सबसे एक्सेप्टेबल नेता और जिनकी बहुत इज्जत और जिनके ऊपर देशवासियों का प्रेम है, वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म की याद दिलाई थी, अगर आपको याद हो तो। और ये जो इमेज की बात है, जो पप्पू और ये सब करते हैं, तड़ीपार किसको कहा गया था? कोई तड़ीपार बोलता है क्या? एक तड़ीपार व्यक्ति देश के किस पद पे बैठा हुआ है, ये सीरियस इशू है। आपका जो राजधर्म था, क्योंकि यहां तो ये पप्पू है, हिरेन पांड्या के साथ आपने का क्या हुआ था, उसकी हत्या हुई, उसकी जांच की बात, सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर की जांच की बात, जस्टिस लोया के जांच की बात, ये बात नहीं करता है, लेकिन ये इमेज है। अब तीसरी बात, मिस्टेक्स, गलतियां किसने कौन कौन सी की, बड़ी गलतियों की बात हो रही है। सिर्फ दो
बड़ी गलतियों की बात करेंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, मतलब जो इस रिजीम की बात है, कंपैरिजन वो हरदम राहुल गांधी से ही करना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मानी गई है वो 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की है। 1,76,000 करोड़ उसमें देश का नोशनल, ऐसा माना गया कि इतना नुकसान होता। ये किसने बताया था? कैग जो उस समय थे, विनोद राय साहब, उन्होंने कहा था इस तरह के कैलकुलेशन से इतना नुकसान होता। उसकी खैर CBI जांच हुई और कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कुछ नहीं है और सब लोग उसमें बरी हो गए। ठीक है। जो मोदी सरकार जी का जो सबसे बड़ी गलती है वो है नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। कभी चर्चा हुई उस पर? कभी मोदी जी क्यों नहीं, जब कहते हैं उज्ज्वला योजना, फलाना योजना, स्वच्छ भारत, तो नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते हैं? वो एक ऐसा दर्द है जो भरा नहीं है। आप जब भी नोटबंदी की बात करेंगे लोगों को पुराना दर्द याद आ जाएगा। अब बात हम लोग इसके आगे कर लेते हैं, स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ क्या है और पब्लिक परसेप्शन में क्या स्ट्रेंथ है? राहुल गांधी के लिए ये माना जाता है कि वो नेहरू परिवार से आते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यही परसेप्शन है ना। आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जो राहुल गांधी केरल जाके लड़े, जो राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से उनको गाली मिली, उन्होंने अपनी दादी की हत्या हुई, पिता की हत्या हुई, गांधी परिवार उनके लिए प्रिविलेज है, मतलब लायबिलिटी है कि उससे उनको फायदा हो रहा है। आज की तारीख में हर वो आदमी जो परिवारवाद पूरी तरह से चला, वो भी परिवारवाद करता है। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि परिवार जो जिसको वो उनकी कहीं वीकनेस, मतलब उसकी वजह से उनकी लायबिलिटी तो नहीं हो गई है। और मोदी जी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? मतलब जिसकी ओवरऑल मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर, नेता, चुनाव जिताने की क्षमता रखने वाला, डायनेमिक लीडर, सबसे बड़ी कौन सी है? बिल्कुल सोच के बताइए। सबसे बड़ी ताकत चुनाव जिताने के लिए सबसे बड़ी ताकत गुजरात दंगे, क्योंकि वहीं से हिंदुओं के सेंटिमेंट को जगा के हिंदू खतरे में, हिंदुओं को एक जगह इकट्ठा करना जिससे वोट मिल रहे हैं। तो एक जने की ताकत गुजरात दंगे है। अब व्यक्ति की बात कर लें, ये लास्ट है इस पे, कौन व्यक्ति क्या है। जब व्यक्ति होता है तो उसके बहुत से आयाम होते हैं, परिवार, पढ़ाई लिखाई, चाल चलन, क्या किस वैल्यूज को वो कमिट करता है, इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले क्वालिफिकेशन से शुरू कर लेते हैं। राहुल गांधी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, जहां का भी हो, उनका एक एक डिग्री कुछ उसमें किए हैं, वो साफ साफ हैं। मोदी जी के क्वालिफिकेशन का मतलब नायाब इसलिए है कि अकेले शायद व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कह लीजिए, दुनिया में कह लीजिए, हैं जिनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने MA पास किया है, शायद अकेले व्यक्ति हैं। तो इस लेवल पे अगर आप मानिए तो वो थोड़ा 2 कदम राहुल गांधी से ज़्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो डिग्रीज और जो किया वो और लोगों ने भी की है, लेकिन उनकी डिग्री बिल्कुल नायाब है, वो किसी ने नहीं की है। अब जरा परिवार की बात कर लें। अब ये बड़ा एक वो ढंग है सोचने का, ये आप कैसे सोचते हैं डिपेंड इस पे करता है। मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, तो मेरे भाई थे, मेरे बहन थे, मेरा दायित्व इनके प्रति क्या था? तो मैं वो दायित्व निभा पाया कि नहीं निभा पाया? मेरी पत्नी है, मैं पत्नी के प्रति कोई दायित्व निभाया, मेरा पिता के प्रति दायित्व, मेरी माँ के प्रति दायित्व, मेरे बच्चों के प्रति दायित्व, मेरे भाइयों के प्रति दायित्व, मेरी बहनों के प्रति दायित्व, मैं कितना निभाया हूँ? इसको कहीं माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये भी कुछ होता है कि नहीं होता है? या मेरा इन सबसे मतलब नहीं, लेकिन अगर मतलब नहीं तो फिर मैं कैमरा लेके अपने परिवार को देखने भी नहीं जाऊंगा कि कैमरा खींचो, इससे थोड़ी सहानुभूति मिलेगी, इससे मिलेगा कितना, फिर वो भी नहीं करूंगा। अगर आप इतने स्थित प्रज्ञ हैं, अगर आप इतने पहुंचे हुए हैं, तो फिर आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो एक तो परिवार हो गया। दूसरा जो एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, कौन सी ताकत? शारीरिक ताकत। तो हालांकि ये थोड़ा पहली जो शारीरिक ताकत है उसमें मैं इसलिए कहता हूं ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। एक 52 साल के हैं, 72 साल के हैं, तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। 72 से थोड़ा ज्यादा होंगे लोग, इस पे भी कहेंगे 72-73, जो भी, मतलब 20 साल का अगर उम्र का फर्क है तो दोनों की ताकत का नहीं, लेकिन फिर भी वो चलने में वो सामने देखा है, सामने, उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये नहीं बताना है कि मैं हिमालय चला गया था, वहां मैं रोज, ये तो 30 किलोमीटर चलते, मैं 300 किलोमीटर रोज चलता था। सामने देखा है। मानसिक ताकत वो सामने दिखाई दे रही है, और मुझे जो लगता है कि एक आध्यात्मिक ताकत जो है वो भी सामने दिखाई दे रही है। फिर बात कर लें थोड़ा पार्टी की। कौन व्यक्ति पार्टी के प्रति उसका क्या ध्यान है? इसको आज लोगों को शायद वो अजीब सा लगेगा, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब भी थी, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो
राहुल गांधी क्या 2004 से 2014 के बीच में मंत्री नहीं बन सकते थे? और मंत्री ऐसे भी जो सबसे ताकतवर मंत्री होते, कुछ ऐसे मंत्री जो आज जो नंबर 2 के मंत्री हैं मोदी जी के बाद, उनकी ताकत देख लीजिए। तो कुछ वैसे मंत्री बन सकते थे, नहीं बन सकते थे, खुद पूछ लीजिएगा। मंत्री बन के और उस सरकार को जो जिसने आर्थिक उसमें बहुत अच्छा काम किया, मनमोहन सिंह बने। फिर जब इलेक्शन की बात आई कांग्रेस के उसमें और नए हुआ तो मंत्री कौन बना? खड़गे जी बने ना। आज व्यक्तिगत स्तर पे गुलाम नबी आजाद व्यक्तिगत गाली देके उनको चले जाते हैं। एक व्यक्ति जो 40-45 साल से आपके साथ रहा, गलतियां आपके यहां भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम इतनी डेमोक्रेसी है कि वो आपको गाली देके जाता है। उस पार्टी में जरा देख लीजिए, मेरे नाम पे वोट, मैं अकेला सबको देख लेता हूं, मैं सब पे भारी, ये जो मैं है। और फिर कहते हैं अहंकार उसमें आ गया। अहंकार आप खुद देख लीजिए किसमें है। ये मैं में ज्यादा अहंकार है कि मेरा वोट, मैं अकेले भारी, इत्यादि इत्यादि। और पार्टी के बड़े बुजुर्गों में कुछ नाम ले रहा हूं, LK आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी साहब, जसवंत सिंह साहब, इन सब के साथ जो व्यवहार हुआ था वो अब आप तय करिए कि वो व्यवहार कितना। ऐसे सीनियर लीडर जिनके पीठ पे जड़ के आप आगे बढ़े और उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो अब आप दिखाइए। और गुलाम नबी आजाद चले जाते हैं और वहां एक हिरेन पांड्या हैं जो आपकी ही कैबिनेट में एक समय गृह मंत्री रहे, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी हत्या हो जाती है और आज तक उस हत्या का राज आप नहीं खोल पाए हैं। आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। हिरेन पांड्या की हत्या में कौन हत्यारा था ये बाहर लाना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? और अंत में एक सबसे बात, इस देश के लोकतांत्रिक वैल्यू को कौन कितना उसके साथ है, वो कोई भी देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है, प्रेस से बात कौन करता है और कौन नहीं करता है, ये आप डिसाइड करिए। जब पैसा आने की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड और PM केयर फंड में इतना ज्यादा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगे कहां से कौन पैसा दे रहा है। ये आप डिसाइड करिए। मैं आज इसको इसलिए किया था कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको और आपको इसको भी सोचना पड़ेगा और फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। हिंदुस्तान की एक ऐसा भारत जिसमें सब लोग रहते थे, जिसके ऊपर हमें नाज है और जिसके ऊपर हम दुनिया में अपने को अनोखा, अद्वितीय और सबसे अच्छा मानते हैं। तो वैसा भारत या हिंदुस्तान वाला भारत। थैंक यू सो मच।